टॉपिक चल रहा था उसमें क्या था, वो टॉपिक था चैप्टर नंबर 2, यूरोप में समाजवाद। डोंट स्पीक। ऑलराइट, यूरोप में समाजवाद व रूसी क्रांति। तो यूरोप में समाजवाद जो था वो अपने पहले बात कर ली। आज जो है हमारे पास में रशियन रिवॉल्यूशन है, यानी किसके बारे में बात करेंगे? रूसी क्रांति के बारे में बात करेंगे। यूरोप में समाजवाद व रूसी क्रांति के बारे में। इसको हम अंग्रेजी में क्या कह सकते हैं? रूसी को हम कहेंगे रशियन, क्योंकि इसको अंग्रेजी में रशिया कहा जाता है, और क्रांति को कहा जाता है रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन। आज हमारा पूरा टॉपिक जो है वो रूसी क्रांति के ऊपर क्या रहने वाला? डिपेंड रहने वाला। अभी जो रूसी क्रांति है, इसका मतलब नाम से पता चल रहा है वही कहाँ होगी? रूस में। पहले अपने पहले पार्ट में एक पढ़ी थी, वो कौन सी क्रांति थी? फ्रांस की क्रांति। और ये जो क्रांति है ये कहां पे हो रही है? रूस में हो रही है। इसका इस क्रांति का नाम हो गया रूसी क्रांति। दोनों जो क्रांतियां हुई है, दोनों की दोनों किसके खिलाफ हुई है? वहां के राजाओं के खिलाफ। फ्रांस में जो शासक था उसका नाम था लुई 16वां, और रूस का जो शासक है उसका नाम है जार सेकंड। उसके खिलाफ रूस में क्या होती है? क्रांति दो बार होती है। एक तो होती है 1905 में और फिर 1917 में। जो 1917 में हुई वो हुई थी अक्टूबर 1917 में, वो मुख्य थी क्योंकि उसी से जो रूस में था समाजवादियों की सरकार बनी, अक्टूबर में हुई उससे। तो अक्टूबर 1917 में हुई क्रांति क्या कहलाती है? अक्टूबर क्रांति कहलाती है। अक्टूबर क्रांति क्यों कहते हैं? अक्टूबर क्रांति इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कौन से महीने में हुई थी? अक्टूबर महीने में हुई थी, इस कारण इसको अक्टूबर क्रांति कहते हैं। तो रूस में जो क्रांति हुई प्रथम, अपन वो भी लिख लेते हैं, प्रथम क्रांति। तो प्रथम बार रूस में क्रांति हुई वो हुई 1905 में, फिर कुछ सालों के लिए रुक गई, और जो द्वितीय टाइम हुई वो दो बार हुई। एक तो हुई मई 1917 में, और उसके बाद हुई अक्टूबर 1917 में। और अक्टूबर 1917 में जो हुई, समाजवादियों का या फिर साम्यवादियों का रूस पर अधिकार, तो इन्होंने रूस पे अधिकार करके समाजवादी सरकार बना दी। इस कारण इस जो हमारे 1917 में जो क्रांति हुई अक्टूबर 1917 में, ये अंतिम क्रांति थी, ये सफल हो गई, क्योंकि ये 1905 वाले में सफल नहीं हो पाए, मई 17 वाले में सफल। तो अक्टूबर 1917 में समाजवादियों का रूस पर अधिकार हो गया। इसी कारण रूसी क्रांति को कई बार हम अक्टूबर क्रांति भी कहते हैं। तो अक्टूबर क्रांति और रूसी क्रांति क्या है? एक ही है। पिछले पार्ट में हमने किसके बारे में पढ़ा? फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में। वो 1789 में हुई थी, वहां पे लुई 16वें को हराया था, मारा गया था। अब यहां पर जो होगा, रूस का एक शासक है जिसका नाम है जार सेकंड, उसको समाप्त किया जाएगा। तो सारा का सारा जो हमारा रूसी क्रांति है, पहले हम 1905 में कैसे हुई उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि भाई मई में क्या हुआ, और फिर अक्टूबर 1917 में क्या हुआ और इसके परिणाम क्या हुए। ये सारा का सारा हमारे क्या रहेगा? डिस्कस रहेगा। तो इसमें आपको समझना है कि पहली जो 1905 की क्रांति हुई, उससे पहले समझते हैं कि ये जो रूस है इसकी क्या स्थिति है, इसके समाज की क्या स्थिति, ये सारी चीजें अभी हम इसमें जानेंगे। जो अब समझते हैं पहले रूसी साम्राज्य, यानी ये क्रांति हुई उससे पहले रूसी साम्राज्य क्या था, किस स्थिति में था? रूसी साम्राज्य 1914 में। 1914 जो है ये ऐसा वर्ष है जो बहुत ही क्या रहा? चुनौती भरा पूरे विश्व में भी, क्योंकि 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू होता है और 1918 में जाके क्या होता है? समाप्त होता है। तब रूसी साम्राज्य के अंदर क्या स्थिति वो देखो। इस समय रूस पर शासन किसका है, यानी रूस का शासक कौन है? तो शासक हमारे पास में है जार निकोलस जार सेकंड, और जार अंग्रेजी में ऐसे लिखा जाता है PSAR, ये जार है, ठीक है। इसको टसार नहीं पढ़ना है, जार पढ़ना है। तो जार सेकंड ये रूस का 1914 में क्या था? शासक था। उसमें रूसी साम्राज्य में जो अन्य जो देश शामिल थे या अन्य राज्य कौन कौन से शामिल थे, तो उसमें अपने को देखना है अन्य राज्य। तो जैसे इसके अंदर फिनलैंड शामिल था, लिथुआनिया शामिल था, ऐसे बहुत सारे आसपास के देश थे जो इसमें शामिल थे। अजरबैजान ये इसका हिस्सा था, अजरबैजान, अल्जीरिया, ये ऐसे देश हैं रूस के साथ साथ। एक तो बड़ा देश तो रूस है ही, पोलैंड है, यूक्रेन, बेलारूस, जॉर्जिया,
लातविया, एस्टोनिया आदि, ये मुख्य मुख्य देश हैं जो इस समय क्या थे, रूसी साम्राज्य में शामिल था। तो एक तो कौन, रूस स्वयं, रूस के अलावा, तो रूस के अलावा कौन कौन है हमारे, रूस के अलावा हमारे पास में है अन्य में ये लोग हैं, ये देश हैं फिनलैंड, लिथुआनिया, अजरबैजान, अल्जीरिया, पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस, जॉर्जिया, लातविया, एस्टोनिया, ये सारे देशों के नाम हैं जो बाद में अलग होते हैं। जब रूस का क्या हो जाता है 1990-92 में विघटन हो जाता है, रूसी साम्राज्य खत्म होता है, तो आज ये सारे के सारे देश, आज दुनिया में सारे के सारे स्वतंत्र देश हैं, लेकिन पहले ये सारे किसका हिस्सा थे, रूसी साम्राज्य का हिस्सा था। और इसके ऊपर शासन किसका था बताओ, जार सेकंड का शासन हुआ करता था। तो ये सारे देश वर्तमान में क्या है, स्वतंत्र है, लेकिन जब 1914 की बात करें, जब हमारे पास रूसी साम्राज्य था, उस वक्त ये जार सेकंड के अधीन ये सारे के सारे देश रूस का हिस्सा हुआ करते थे। तो रूस पहले एक देश नहीं था, रूस अनेक देशों का क्या था, समूह था, रूस का अनेक देशों पर क्या था, अधिकार था। ये नाम आपको याद रखने, जो यहाँ पे फिनलैंड, लिथुआनिया, अजरबैजान, अल्जीरिया, ये सारे के सारे रूसी साम्राज्य के क्या थे, अधीन थे। नाम था। अब उनका जो शासन व्यवस्था था, बहुमत किसका है, यानी ज्यादातर लोग किस धर्म के या फिर अपन कह सकते हैं रहते थे, तो वो थे हमारे पास ऑर्थोडॉक्स। ज्यादातर जो बहुमत जो था वो थे रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन। यानी क्रिश्चियंस का मतलब होता है ज्यादातर जो हमारे पास थे वो रूसी क्या थे, ईसाई थे, जो ऑर्थोडॉक्स ईसाई थे। ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है रूढ़िवादी थे। तथा इसके अलावा जो थे, तथा इसमें कौन रहते थे, रोमन, प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट थे, मुस्लिम थे, वह बौद्ध धर्म के लोग भी रहते थे, बौद्ध, ये सब लोग रहते थे। तो इससे ये हमारा उस वक्त का क्या है, रूसी समाज है कि रूसी समाज में किस धर्म के सर्वाधिक लोग रहते थे, तो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन। क्रिश्चियंस का मतलब होता है कौन लोग, ये हमारे आपके ईसाई थे, जो ऑर्थोडॉक्स रूढ़िवादी थे, पुरानी बातों को मानते थे, पुराने चर्च को मानते थे, बाइबल के अनुसार शासन चलाना पसंद करते थे। नए ईसाई भी थे, रोमन प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक भी थे। इसके अलावा कुछ जनसंख्या थी जो मुसलमानों की थी, और कुछ जनसंख्या थी जो किस धर्म के लोगों की थी, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म आप जानते हो महात्मा बुद्ध ने बनाया था, और ये भारत से कहां चला गया, हमारे चाइना, फिर जापान, फिर रशिया के पास में चला गया। तो ये बौद्ध भारत का है, वो वहां पे कुछ लोग थे 1914 में रूस में बौद्ध धर्म के भी रहते थे। ये स्थिति है कब की, जब रूसी साम्राज्य का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। किसकी बात हो रही थी कल, हमारा टॉपिक जो था वो हो गया, कौन हो गया, रूस का, सॉरी यूरोप का समाजवाद। आज किसका बात हो रहा है, रशियन रिवॉल्यूशन। अब समझो ये क्रांति शब्द क्या है, रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है, रिवॉल्ट का मतलब क्या होता है, क्रांति का मतलब हुआ रिवॉल्ट, रिवॉल्ट का मतलब क्या हुआ, जब कभी भी किसी भी देश के अंदर जनता जो है वो जो शासन चल रहा है, यानी आगे से जो चाहे राजा हो चाहे लोकतंत्र हो, वहां पे जब शासन चल रहा है या कोई उपनिवेश हो, शासन चल रहा है और जनता उस शासन से परेशान हो, किसकी वजह से परेशान हो, चाहे टैक्स ज्यादा बढ़ाए जा रहे हो, या फिर लोगों को बहुत ज्यादा क्या किया जा रहा हो, कृषि करने को मजबूर किया जा रहा हो, या और वो काम कर जिन्हें स्वतंत्रताएं कम हो, ऐसी स्थिति में वो लोग क्या करेंगे, मिलकर के उस शासन के खिलाफ हथियार उठा लेंगे, या फिर शांतिपूर्ण या अशांति तरीके से उसको हटाने की कोशिश करेंगे, उसको हम क्रांति कहते हैं। जैसे भारत है, तो भारत में क्रांति कब हुई, 1857 ईस्वी में। क्यों हुई, अंग्रेजों के खिलाफ। अंग्रेजों की गलत नीतियों की वजह से पूरा भारत परेशान था, किसान परेशान थे, सैनिक परेशान थे, पढ़े लिखे लोग सब परेशान थे। इस कारण जब उन्होंने रिवोल्ट किया तो 1857, वैसे के वैसे दुनिया के अंदर ये तो 1857 की क्रांति थी, इससे पहले 1789 में फ्रांस में क्रांति हो चुकी थी। क्यों हुई थी, वहां का एक शासक होता था लुई 16वां, उसने क्या किया था, जनता को बहुत ज्यादा टैक्स लगाए, जो किसान और मजदूर थे उन्हें बहुत परेशान किया, जिसकी वजह से 1790 में उसको क्रांति कर दी और फ्रांस में लोकतंत्र आ गया। तो इससे भारतीय लोगों ने जब फ्रांस की क्रांति के बारे में पढ़ा तो उन्होंने 1857 में क्रांति कर दी अंग्रेजों के खिलाफ, लेकिन कुछ वजहों से हम सफल नहीं हो पाए, क्योंकि भारतीय जो शासक थे उन्होंने अंग्रेजों का साथ दे दिया, इस कारण हम लोग सफल नहीं हो पाए। अब यह टॉपिक है आपके 8वीं क्लास में। तो 1857 में जो किया हमने क्रांति की, तो उसके बाद में यहाँ पे 1917 में रूस में क्रांति हुई। ये रूस में क्रांति क्यों हुई उसको समझो। रूस में क्रांति दो टाइम हुई, एक तो हुई हमारे पास में प्रथम जो क्रांति हुई वो 1905 में हड़ताल हुई थी। हड़ताल में क्या किया था, पुलिस ने, रविवार का दिन था तो पुलिस ने, जो जार की पुलिस थे, इस शासक की पुलिस ने गोलियां चला दी,
जिसकी वजह से बहुत से लोग मारे गए। और इसके साथ ही क्या शुरू हुई 1905 की ये शुरू हुई, लेकिन बाद में राजा ने जैसे तैसे करके मना लिया। फिर ये दोबारा शुरू हुई 1917 में, पहले मई में फिर अक्टूबर में हुई। और अक्टूबर वाली जो क्रांति हुई इसमें समाजवादियों ने रूस पर अधिकार कर लिया। इस कारण इस क्रांति को हम किस नाम से जानते हैं? अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जानते हैं। अब अपन देखते हैं कि भाई उस वक्त रूस साम्राज्य की हालत क्या थी। 1914 का रूस का साम्राज्य का मतलब क्या होता है? बहुत बड़े, जिसमें बहुत सारे राज्य या देश शामिल हो। तो 1914 में वहां का शासक था जार सेकंड। जार ऐसे लिखा जाता है रूसी भाषा में, तो जार सेकंड। और इसमें अन्य जो देश शामिल थे, जो वर्तमान में देश है लेकिन उस वक्त रूस का हिस्सा थे, कौन थे? फिनलैंड है, लिथुआनिया है, अजरबैजान है, अल्जीरिया है, पोलैंड है, यूक्रेन है, बेलारूस है, जॉर्जिया है, लातविया है, एस्टोनिया है। ये सारे ऐसे देश हैं वर्तमान के जो पहले रूस का हिस्सा हुआ करते थे। शीत युद्ध के दौरान भी ये रूस का हिस्सा थे, बाद में अलग होकर के ये अब वर्तमान में क्या बन चुके हैं? अलग देश बन चुके हैं। बहुमत किसका था? बहुमत का मतलब होता है ज्यादातर लोग किस धर्म के रहते थे? तो उस वक्त ज्यादातर लोग थे वो रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन थे। ऑर्थोडॉक्स का अर्थ होता है रूढ़िवादी, जो प्राचीन जो चर्च था, ईसाई धर्म था, उसको मानने वाले लोग थे। इसके अलावा कौन थे? रोमन और कैथोलिक। देखो ये शब्द क्या, आप कई बार क्या हो जाता है, आपको कंफ्यूज हो जाते हो कि ये धर्म का क्या मामला। देखो दुनिया में जितने भी धर्म है उनका विभाजन हुआ है, जितने भी धर्म उनका क्या हुआ है? विभाजन। जैसे अपन बात करें हिंदू धर्म की, या फिर बात करें मुस्लिम धर्म की, या फिर बात करें हम बौद्धों की, बौद्ध धर्म की, या फिर बात करें जैनों की, इन सब में क्या हुआ है? विभाजन हुआ है। हिंदू धर्म बंट करके दो भागों में बट गया। कौन से दो भागों में बटा? एक तो बने ये लोग वैष्णव, यानी किसको मानने वाले? भगवान विष्णु को। शैव किसको मानने वाले? भगवान शिव को। मुसलमान भी वैसे बहुत सारे बने हुए, लेकिन मुख्य इनके दो ही हैं, एक है शिया और एक है सुन्नी। कुछ लोग हैं वो पैगंबर मोहम्मद को मानते हैं, कुछ लोग उनके दामाद को मानते हैं, उसके आधार पर इनका विभाजन हो गया। बौद्ध धर्म हम दो भागों में बांट देते हैं, एक बनता महायान और एक होता है हीनयान। जो हीनयानवादी है ये तो मानते हैं कि भाई जो भगवान बुद्ध थे वो मूर्ति में रूप में नहीं पूजा करते हैं, और महायानवादी उनकी क्या करते हैं? मूर्ति की पूजा करते हैं। जैन धर्म हमारा दो भागों में बट गया, एक बन गया श्वेतांबर, श्वेत कपड़े पहनते ये लोग, और एक दिगंबर जो कपड़े नहीं पहनते। ये तो कहते हैं देख ही हमारे अंबर है, यानी देख ही हमारी, यानी दिशाएं ही हमारी क्या है? कपड़े हैं, तो इसका वो दिगंबर। देखो दुनिया के जितने धर्म है मुख्य मुख्य उन सब का क्या विभाजन हुआ है। ऐसे कैसे ईसाई धर्म जो है, ईसाई धर्म कहां पे है? जेरूसलम में है। तो ईसाई धर्म का भी क्या हुआ है? विभाजन हुआ है, दो भागों में बढ़ गया ईसाई धर्म। एक बन गया हमारे पास में यह है जिनको हम रोमन कैथोलिक कहते हैं, और दूसरे कौन से हो गए? प्रोटेस्टेंट कहते हैं। अब जो ईसा मसीह को प्राचीन समय से रूढ़िवाद तरीके से बाइबल ईसा मसीह को मानते हैं उन्हें तो हम कहते हैं ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस, और जो नए बदलाव चाहते हैं उस धर्म में उन लोगों को प्रोटेस्टेंट वगैरह कहा जाता है। तो रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस उनमें बहुमत थे, ज्यादा थे। इसके बाद में रोमन प्रोटेस्टेंट ये भी थे। इसके अलावा मुसलमान भी थे वहां कुछ, और इसके अलावा कौन से थे? बौद्ध थे। तो इस हिसाब से आप देखिए कि वहां पे ईसाई धर्म का क्या था? ज्यादा बोलबाला था। जब ईसाई धर्म का बोलबाला होगा तो शासन में किसका? जार को निर्देश देने में किसका हाथ होगा? चर्च का। क्यों? क्योंकि हिंदुओं का हमारे पास में क्या होता है? पूजा स्थल मंदिर। मुस्लिम किस में पूजा करते हैं? मस्जिद में। और बौद्ध वगैरह ये भी मंदिर में करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है? ईसाई धर्म है, तो वहां पे शासन संचालन में किसका ज्यादा इंटरफेयर होगा? कौन ज्यादा हस्तक्षेप करेगा? चर्च हस्तक्षेप करता था। जार उस वक्त एक तो शासक वर्ग और इसके अलावा चर्च के जो पादरी वर्ग है, यानी जैसे हम मंदिर के जो पूजा करने वाला उसको हम पुजारी कहते हैं, वैसे वैसे चर्च में पूजा करने वाले क्या कहा जाता है? पादरी कहा जाता है। तो पादरी वर्ग और शासक का क्या था? इनके पास में गठजोड़ था, ये लोग आपस में मिलकर के कार्य करते थे। इस कारण उस वक्त रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस का क्या था? समाज के अंदर प्रभाव था, बोलबाला था। ये चीज आपको ध्यान रखनी। चलो अब देखो रूसी उस वक्त जब क्रांति हुई थी उस वक्त अपन देखते हैं रूसी अर्थव्यवस्था और समाज, इस चीज को समझते हैं। यानी उस वक्त की अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति थी और वहां के समाज की क्या स्थिति थी, इस चीज को अपन क्या करते हैं? समझते हैं। रशियन इकोनॉमिक एंड सोसाइटी। रशियन इकोनॉमिक एंड सोसाइटी, समाज को क्या कहते हैं इंग्लिश में? सोसाइटी। तो उस वक्त रशियन समाज कैसा था और रशियन इकोनॉमी। इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? ज्यादातर लोग क्या कार्य करते थे, मतलब पैसा कहां से आता था, कर कहां से आता था, लोग किस में काम में ज्यादा लगे थे, कम लगे थे। और समाज का मतलब होता है लोगों में किस तरह से वर्ग व्यवस्था थी कि जाति व्यवस्था थी, इसको हम समाज कहते हैं। तो ये सारा चीज जानने की कोशिश करते हैं। अगर हम रशियन अर्थव्यवस्था करते हैं तो 85% जनता
रूस की 85% जनता जो है किसमें लगी हुई थी? कृषि कार्यों में लगी थी। यानी जितने लोग हैं उनके 85% जनसंख्या जो है वो क्या कार्य करती थी? खेती करने का कार्य करती थी। कितना अधिक? यूरोप में, यानी पूरे यूरोप में अगर आप कहीं पे भी देखोगे ये सबसे ज्यादा प्रतिशत था कि रूस में ज्यादातर लोग खेती करते थे। क्योंकि अगर आप जानते हैं जर्मनी या फिर इंग्लैंड को देखते हैं, जर्मनी व इंग्लैंड में अगर हम देखेंगे तो वहां पे 40 से 45% जो जनसंख्या है वो क्या करती थी? कृषि थी, कृषि पर आधारित थी। और जो रूस की ज्यादातर जनसंख्या है, रूस की ज्यादातर जनसंख्या 85% जनसंख्या रूस की किस पे आधारित थी? कृषि पे। तो इसका मतलब जब लोग कृषि कार्यों पर ज्यादा डिपेंड होंगे तो उद्योग ज्यादा होंगे कि कम होंगे? बताओ। उद्योग क्या थे? उद्योग कम थे। लेकिन 1890 के दशक में, 1890 के दशक में रूस ने क्या किया? दशक में रूस ने रेल नेटवर्क बढ़ाया। रेल नेटवर्क बढ़ाने का मतलब क्या? उन्होंने रेलों का विकास किया। रूस में रेलें बढ़ने लगी। अब जब रेल नेटवर्क बढ़ेगा तो इससे क्या होगा? उत्पादन बढ़ेगा, चीजें एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान हो जाएगा। तो लोगों की जो कृषि पर निर्भरता है वो कम होगी। और रेलें जब आएगी तो रेल नेटवर्क से उद्योग आएंगे, तो औद्योगिक विकास होगा। तो औद्योगिक विकास होने से विदेशी निवेश में तेजी से वृद्धि हुई। क्योंकि पहले इनके पास रेलें नहीं थी और बाकी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, जिसकी वजह से इतना ज्यादा विदेशी निवेश नहीं होता था। विदेशी निवेश क्या होता है? विदेशी निवेश का मतलब होता है दूसरे देश रूस में आकर क्या करने लगे? व्यापार करने लगे, पैसा लगाने लगे। इसको हम किसके नाम से जानते हैं? विदेशी निवेश के नाम से जानते हैं। ये 1890 के दशक की बात हो रही है। अब देखो, ज्यादातर अर्थव्यवस्था किस पे? 85% जनता कृषि पर है। तो कृषि पर है तो इससे ज्यादा क्या होगा? उससे ये हुआ कि रूस जो है उस वक्त जब कृषि पर था, रूस जो था अनाज का सबसे बड़ा निर्यातक था। अनाज का सबसे बड़ा निर्यातक था, यानी सबसे ज्यादा निर्यात अगर अनाज का कोई करता था तो वो रूस करता था, क्योंकि ज्यादातर लोग इस पे डिपेंड करते थे, कृषि पे। अब जब रेल नेटवर्क बढ़ा तो विदेशी निवेश बढ़ा, और विदेशी निवेश बढ़ने से क्या हुआ? रूस में जो कोयला व स्टील उत्पादन जो है, कोयला व स्टील उत्पादन कितने गुना बढ़ गया? 4 गुना बढ़ गया। यानी अचानक से इतना वृद्धि हुई कि वहां पे कोयले का जो उत्पादन होता था, स्टील का उत्पादन तेजी से 4 गुना क्या हो गया? बढ़ गया। इसमें 2 शहरों के नाम याद रखने, मॉस्को, एक तो मॉस्को, ये तो रूस की राजधानी आज भी मॉस्को, व सेंट पीटर्सबर्ग। सेंट पीटर्सबर्ग ये मुख्य औद्योगिक नगर है। यानी ये जो नगर है, ये दो नगर है, यहाँ पे उद्योग सर्वाधिक चलते थे, मुख्य औद्योगिक नगर है। तो किसका उत्पादन बढ़ा? कोयले और स्टील का। एक बात तो ये याद रखनी है। और 2 शहर कौन से याद रखने? मॉस्को जो कि वर्तमान में भी रूस की राजधानी है, और दूसरा कौन सा? सेंट पीटर्सबर्ग। ये दोनों क्या है? इसमें मुख्य औद्योगिक नगर थे। जब इसमें उत्पादन बढ़ेगा तो ज्यादातर जो कारखाने थे, कारखानों पर निजी आधिपत्य था। निजी आधिपत्य का मतलब होता है ज्यादातर जो कारखाने थे उनके मालिक कौन हुआ करते थे? निजी लोग थे। यानी वहां पे अभी भी क्या है? पूंजीवाद है। और वहां पे किसकी शुरुआत होने वाली? बताओ अभी। समाजवाद की। क्रांति के बाद में किसकी शुरुआत होगी? समाजवाद की शुरुआत होगी। ये निजी आधिपत्य था इसके ऊपर, ज्यादातर कारखानों के ऊपर करते थे। एक तो मजदूर जो काम करते थे इन कारखानों में, मजदूरों के काम के घंटे तय करना, काम के घंटे व क्या? वेतन तय किया जाता था, यानी वेतन तय किया। अब इसमें क्या किया? जो वेतन था वो ज्यादा था कम था? तो वेतन क्या था बताओ? कम। और काम के घंटे क्या थे? ज्यादा थे। यानी जो मजदूर थे उन्हें 15 से 16 घंटे क्या करना पड़ता था? काम करना पड़ता था। और मजदूरों में विभाजन था। कई मजदूर अलग अलग तरह के मजदूर थे, कई गांव से आए हुए मजदूर थे, कई नगरों के मजदूर थे। और ये जो मजदूर हैं इनमें जो महिला मजदूर होते थे, 1914 में 31% महिलाएं क्या थी? मजदूर थी। तो आप समझिए 100 में से 31 लोग जो अगर मजदूर हैं, 100 मजदूर है तो 31 तो उसमें क्या होती थी? महिलाएं
मजदूर थी। तो महिलाओं का काफी क्या था, हिस्सा था जो यहाँ पे मजदूरी किया करता था। अब देखो इसको, तो 1914 में 31% महिलाएं क्या थी, मजदूर थी। फर्क क्या हुआ, कम समस्या क्या हुई, समस्या ये हुई जो पुरुष मजदूर है उन्हें तो क्या मिलता था, वेतन ज्यादा मिलता था, और जो महिलाएं मजदूर है उन्हें वेतन क्या दिया जाता था, कम दिया जाता था। ये वहां पर क्या थी, एक तरह से समस्या कह सकते हो। फिर धीरे धीरे क्या होने लगा, देखो 1896 और 97 में, 1896-97 में कई कपड़ा मिलों में हड़तालें होने लगी, क्योंकि इन लोगों ने क्या करने लगे, हड़तालें होने लगी, क्योंकि इन मजदूरों ने क्या करने लगी, मजदूर जो थे इन लोगों ने यूनियन बना लिए थे, ग्रुप बना, समूह, और वो लोग क्या करने 1896 और 97 में कपड़ा मिलों बना लगे। यहाँ इनके ये अलग बात ये थी कि यहाँ के जो किसान थे वो लोग सामंतों के प्रति ज्यादा सम्मान नहीं दिखाते थे। कहाँ के किसान, रूस के। फ्रांस में इसका उल्टा था, फ्रांस के किसान सामंतों के प्रति सम्मान दिखाते थे। यहाँ के जितने भी किसान थे वो धार्मिक प्रवृत्ति के थे। इस कारण ये जो रूस में जो क्रिश्चियंस होते थे, यानी जो सामंतों की बजाय जो यहाँ पर चर्च के लोग होते थे, पादरी वगैरह, उनके प्रति क्या दिखाते थे, सम्मान दिखाते थे, लेकिन वो लोग सामंतों के प्रति सम्मान नहीं दिखाते थे। ये बात भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके अलावा यहाँ पे जो रूसी जो किसान है उनकी अलग बात है। रूसी किसान क्या करते थे, रूसी किसान जमीन को कुछ सालों में किसको सौंप देते, जमीन को कम्यून को सौंप देते थे। कम्यून क्या है, एक वहां का समूह था, कम्यून को सौंप देते थे। ये कम्यून क्या करता था, जितने भी समाज में परिवार है उन परिवारों की क्या है, स्थिति के अनुसार वापस जमीन प्रत्येक परिवार को बांट देता था। तो ये सबसे अलग सिस्टम था वहां पे रूस में। बाकी यूरोप में कहीं पर भी ऐसा सिस्टम नहीं था। धीरे धीरे मैंने अभी आपको बताया कि ये लोग किसका सम्मान नहीं करते थे, नवाबों का या जमींदारों का। तो 1905 वगैरह में क्या, 1902 से 5 के बीच ऐसी घटनाएं होने लगी कि रूस के जो जनता है उसने इन जमींदारों को और मारना शुरू किया, और उसके साथ ही उन पर जमीन पर अधिकार करके सब में बांटना शुरू कर दिया। तो ये कह सकते हैं हम एक तरह से रूसी जो क्रांति है उसकी शुरुआत का स्टेज है कि किस तरह का समाज था और कैसी अर्थव्यवस्था थी। अब अपन देखते हैं कि उस वक्त की अर्थव्यवस्था क्या थी और समाज क्या था। अर्थव्यवस्था की बात करें तो 85% रूस की जो जनता है वो किस कार्य को लगी हुई थी, खेती करने का कार्य करती थी। और ये यूरोप के अंदर सबसे बड़ा समूह था, सबसे बड़ा प्रतिशत था कि इतनी बड़ी संख्या में समाज जो है वो खेती करे। क्योंकि हम लोग देखो, अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें, हम अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। ये क्या होता है, प्राथमिक क्षेत्र का मतलब होता है जब ज्यादातर जनता पशुपालन, खेती या फिर छोटे मोटे कोई कार्य करती है उसमें लगी हुई हो। द्वितीयक का मतलब होता है ज्यादातर जनसंख्या किसमें लगी हुई हो, उद्योग में। और तृतीयक का मतलब होता है सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र का मतलब होता है परिवहन वगैरह या शिक्षा, ये ऐसे कार्य होता है, इसमें होता है। तो उस वक्त की ज्यादातर जनता प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि में लगी हुई थी। इस कारण जब ज्यादातर लोग कृषि में होंगे तो किसका उत्पादन ज्यादा करेंगे, अनाज का। तो रूस किसका ज्यादा क्या करेगा, निर्यात करेगा, अनाज का। निर्यात का मतलब अपने देश से दूसरे देशों को क्या भेजेगा, अपना अनाज भेजेगा। लेकिन हम अगर उसका उल्टा देखें तो जर्मनी और इंग्लैंड में उस वक्त सिर्फ 40-45% लोग ही खेती करते थे, बाकी लोग क्या करते थे, उद्योग। फिर 90 में क्या हुआ, 1890 में रूस में रेल नेटवर्क बढ़ाया, और आज वर्तमान में रूस का रेल नेटवर्क दुनिया में महत्वपूर्ण रेल नेटवर्क में से एक समय आता है। तो यहाँ पे विदेशी निवेश में तेजी से वृद्धि हुई। विदेशी निवेश क्या होता है, रूस में दूसरे देशों के जो लोग हैं, दूसरे जो देश यूरोपियन हो या कोई और कंट्रीज हो, वो यहाँ पे पैसा लगाने लगे, निवेश करने लगे और उद्योग बढ़ाने लगे। फिर क्या हुआ, रूस में 2 चीजों का आपको ध्यान रखना, कोयला और स्टील। क्योंकि पहले जनता यहाँ काम करती थी, अब उद्योग में आई, तो अचानक से कोयले का और स्टील का जो उत्पादन है वो 4 गुना, यानी कोयला पहले जितना उत्पादित होता था उसका 4 गुना ज्यादा उत्पादित होने लगा। और कारखाने जितने भी थे, जहां से कोयला निकाला जा रहा हो, स्टील बनाया जा रहा हो या कुछ भी बनाया जा रहा हो, उसमें कारखाने निजी आधिपत्य में थे। तो निजी आधिपत्य में थे तो मजदूरों के काम, घंटे और वेतन पहले से तय थे, लेकिन काम क्या कर, वेतन, काम के घंटे बहुत ज्यादा थे, यानी 15 से 16 घंटे मजदूरों को वहां पे काम करना पड़ता था। सोने की सही व्यवस्था भी नहीं होती थी उन्हें, ठीक है, लेकिन उनको वेतन क्या मिलता था, कम मिलता था। और 1896 और 97 में जब ऐसा कुछ होने लगा तो उन्होंने यूनियन बना करके मजदूरों ने क्या किया, हड़तालें शुरू की। ये पहले मैं आपको क्या बैकग्राउंड बता रहा हूं
कि भाई रूस की क्रांति एक दिन में, कहीं पे भी किसी देश में कोई क्रांति होती है एक दिन में नहीं होती है, सालों का परिणाम होता है। सालों पहले उन्हें दबाया गया, उन्हें परेशान किया गया, तब जाके लोग क्या करते हैं, अपना गुस्सा क्रांति के रूप में निकालते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा हुआ। तो धीरे धीरे देखो, पहले हड़ताल करते थे, सीधा उन्होंने हथियार नहीं उठाए, सीधा राजा को नहीं मारा, पहले वो क्या करते थे, हड़ताल की। फिर 1905 के अंदर, जो यहाँ पर 1914 में अगर अपन देखें महिलाएं भी थी, तो अभी अपन देखेंगे आगे 1905 की क्रांति में, फिर 1917 में ज्यादातर भूमिका कौन निभा रही है, महिलाएं निभा रही है। क्योंकि रूस में उस वक्त जो फैक्ट्रियां वगैरह थी उसमें 31% काम कौन करती थी, महिलाएं। महिलाओं के साथ समस्या क्या थी, जो पुरुष लोग थे, पुरुष मजदूर थे, उन्हें तो वेतन ज्यादा दिया जाता था और महिलाओं को वेतन कम दिया जाता था, इसका उन्होंने ऐसा किया। और जो रूसी किसान होते थे वो धार्मिक प्रवृत्ति के होते थे और कभी भी वो किसको, नवाब को, सामंतों को ज्यादा महत्व नहीं, उनकी हत्या तक भी कर देते थे। इस कारण यहाँ पे रूसी किसान बाद में क्या करता था, अपनी जमीन को कम्यून नाम की एक संस्था को दे देता था, और ये संस्था क्या करती थी, बार बार उस जमीन को अलग अलग परिवारों को जैसी जरूरत के हिसाब से जमीन, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये लोग किसमें विश्वास करते थे, समाजवाद में। तो अब समाजवाद धीरे धीरे कैसे फैलता है उसके बारे में हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर समझेंगे। अब सब अब देखो इसको, रूस में समाजवाद, हेडिंग लेवल ऑफ रूस में समाजवाद। कल अपन ने यूरोप में कैसे समाजवाद पढ़ा था, वैसे वैसे हम रूस में समाजवाद पढ़ेंगे। जर्मनी का जो कार्ल मार्क्स था, उसके मार्क्स के विचारों को बढ़ाने के लिए तो 1898 ईस्वी में मार्क्सवादियों ने एक पार्टी बनाई। मार्क्सवादी कौन है, मैंने बताया था, कार्ल मार्क्स को मानने वाले। मार्क्सवादियों ने पार्टी बनाई, और पार्टी का नाम क्या था, तो पार्टी बनाई उन लोगों ने, उस पार्टी का नाम है रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, यानी वर्कर्स का मतलब होता है मजदूर, उनके लिए पार्टी बनी। और ये लोग अब क्या करने लगे, इस बात का धीरे धीरे गांव तक पहुंचने लगे, गांव के लोगों को समझाने लगे। और इनका ये मानना था कि अगर हमें रिवॉल्यूशन करना है और अगर हमें यहाँ पे समाजवाद लाना है, तो किसान और जो मजदूर लोग हैं उन्हें संगठित करना होगा, तभी हम लड़ पाएंगे। तो मार्क्सवादियों ने 1898 में जो एक पार्टी बनाई, उसका नाम याद रखना आपको, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। इस पार्टी के बाद में एक और पार्टी आती है 1900 ईस्वी में, उन्होंने पार्टी बनाई सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी, सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी। ये जो पार्टियां हैं, एक तो कौन सी, डेमोक्रेटिक पार्टी, और एक कौन सी है, सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी। ये लोग पार्टियां जो है गांवों तक जाने लगी और इन चीजों का, समाजवाद का धीरे धीरे क्या होने लगा, प्रचार होने लगा। लेकिन अब रूस के साथ समस्या क्या हुई कि रूस के जो किसान थे वो अलग अलग थे, कुछ किसान अमीर थे, कुछ किसान गरीब थे, कुछ किसान मध्यम वर्ग के थे। तो कुछ तो रिवॉल्यूशन चाहते थे, यानी कुछ किसान ऐसे थे जो क्या चाहते थे, विद्रोह चाहते थे, क्रांति चाहते थे, लेकिन बाकी कुछ किसान ऐसे थे जो नहीं चाहते थे। इस कारण ये जो पार्टियां हैं ये दो खेमों में बढ़ गई, यानी दो पार्टियां बन गई, जिनको हम दो भागों में बांटेंगे। एक तो हो जाएंगे सोशल डेमोक्रेटिक, यानी ये तो चाहते थे डेमोक्रेटिक तरीके से बदलाव हो, यानी लोकतांत्रिक तरीके से। दूसरे बन गए सोशल रिवॉल्यूशनरी, यानी क्रांतिकारी। अब ये सोशल रिवॉल्यूशनरी का मतलब हो क्रांतिकारी। तो ये जो सामाजिक क्रांतिकारी थे, ये तो चाहते थे, इनको हम, ये लोग बोल्शेविक कहलाते थे। बोल्शेविक ये पार्टी कहलाए, बाद में पार्टी बनती, लेनिन ने इसको बनाया था। और ये मोन्शेविक थे। तो दो भाग हो गए, एक बोल्शेविक खेमा और एक हो गया मोन्शेविक खेमा। ये लोग क्या कहते हैं, ये कहते थे मजदूरों व किसानों को सीमित मात्रा में क्या दिया जाए, मौका दिया जाए, सीमित मात्रा में क्रांति में शामिल किया जाए, यानी जो क्रांति बना रहे शामिल किया जाए, ये इनका मानना था। यानी लोग कहते थे कि क्रांति में मजदूर किसान हो, लेकिन वो क्या हो, सीमित मात्रा, सभी सदस्यता कम लोगों को दी जाए। और ये लोग मानते थे सभी को सदस्यता दी जाए, सभी को
सदस्यता दी जाए। तो ये बाद में क्या होता है, दो भाग बट गए इसमें, और ये लोग अब क्या करने लगे, यूरोप में, रूस में क्रांति और समाजवाद का धीरे धीरे प्रचार होने लगा। और फिर आगे क्या होता है, 1905 के अंदर क्रांति की क्या होती है, शुरुआत होती है, वो आप अभी देखेंगे। आप देखो इसको, समाजवाद रूस में 1898 में मार्क्सवादियों ने एक पार्टी बनाई, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। ये जो पार्टी है, इसका उद्देश्य क्या था कि इनका उद्देश्य था किसके लिए काम करना, मजदूर व किसान वर्ग के लिए कार्य करना। तो ये मजदूरों और किसानों के लिए क्या करते थे, कार्य करते थे। फिर एक और पार्टी आती है 1900 में, देखो सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी। इस पार्टी के बारे में सोचो, ये जो सोशल रिवोल्यूशन पार्टी, ये रिवोल्यूशनरी है। रिवोल्यूशनरी का मतलब क्या होता है, ये जल्द से जल्द क्रांति करना चाहते हैं, और जल्द से जल्द क्रांति करके सामंतों के पास जो जमीन है, सामंतों के पास जो भूमि है, उस भूमि को क्या करते थे, ये चाहते थे कि किसको फटाफट बांट दी जाए, उनसे छीन करके किसानों को सौंप दी जाए। किसकी मांग थी, सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी की। अब इसमें दो पार्टियां हो गई, पार्टियां मतलब अपन कह सकते हैं दो खेमे हो गए, दो भाग हो गए इसके। तो एक तो सोशल डेमोक्रेटिक और एक सोशल रिवोल्यूशनरी। डेमोक्रेटिक लोग क्या कहलाते थे, बोल्शेविक। इनका नेता था, उसका नाम था व्लादिमीर लेनिन। व्लादिमीर लेनिन। ये लेनिन क्या कहता था, इसने ये क्या कि मजदूर और किसान तो क्रांति तो करेंगे, लेकिन जो हमारी पार्टी है, और ये पार्टी हमारी किसके खिलाफ लड़ रही है, जार के खिलाफ लड़ रहे हैं हम लोग। जब हम लोग जार के खिलाफ लड़ रहे हैं तो हमारी पार्टी अनुशासित होनी चाहिए। अनुशासित का मतलब होता है कि हम जितने लोग इसके अंदर सदस्य ले रहे हैं, यानी जितने लोगों को हम सदस्यता दे रहे हैं, लेनिन चाहता था कि उनके ऊपर पार्टी के जो मुख्य नेता है उनका क्या होना चाहिए, प्रभाव होना। नहीं तो कल को क्या है कि हमारी पार्टी के लोग ही हमारे खिलाफ क्या कर देंगे, विद्रोह कर देंगे। इस कारण ये चाहते थे सदस्यता सीमित हो, और इसके अलावा पार्टी को अनुशासित रखा जाए, उसके ऊपर क्या रखा जाए, कंट्रोल रखा जाए, ताकि जब कभी भी हम जार के खिलाफ लड़े तो एकजुट हो लड़ सके। और सोशल रिवोल्यूशनरीज ये क्या चाहते थे कि हमें तो रिवोल्यूशन करना है, क्रांति करनी है, और सभी को सदस्यता दी जाए, सभी को इनका सदस्य बनाया जाए, और सभी की बात को सुना जाए। इसका ये दो प्रकार बन गए। अब हम देखेंगे 1905 में किस तरह से ये लोग क्या करते हैं, रिवोल्ट करते हैं, और पहली बार रूस में किसका आगमन होता है, समाजवाद का। पांच की क्रांति, 1905 की क्रांति। अब ये पहली क्रांति है रूस की। अपन मैंने शुरुआत में आपको मेंशन किया 1905 की क्रांति। शुरुआत में मैंने बताया कि रूस में कितनी बार क्रांति हुई, दो बार, 1917 और दूसरी कब हो रही है, पहली कौन सी 1905, दूसरी कब हुई 1917। 1905 की करता है। इसके दौरान क्या था, रूस में मैंने पहले ही बता दिया, जार का निरंकुश शासन था। यानी निरंकुश, निरंकुश का मतलब क्या था, इसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई रोक नहीं थी, कोई अंकुश नहीं था, ऐसा शासन था। किसका, जार का। जार वहां का शासक होता था, उसका शासक था। अन्य यूरोपीय जो देश थे, अन्य यूरोपीय देशों में क्या है, अन्य यूरोपीय देशों के विपरीत अन्य यूरोपीय जो देश हैं वहां पे उनकी संसद है, यानी उनके लोगों का समूह है, उसका शासक पर नियंत्रण था। विपरीत रूस की जो ड्यूमा है, रूस की ड्यूमा, ड्यूमा किसे कहते थे, रूस की संसद का नाम है ये, रूस की ड्यूमा, लोगों की प्रतिनिधि सभा। रूस की ड्यूमा का जार पर नियंत्रण नहीं था, यानी जार ना तो उसे कोई पूछता था, ना कोई सलाह मशविरा करता था। तो इस कारण ड्यूमा का जब उनके ऊपर नियंत्रण नहीं था तो जार निरंकुश था, वो किसी की नहीं सुनने वाला था। इस वजह से क्या हुआ, उदारवादी जो लोग हैं, उदारवादियों ने, उदारवादी किसके साथ मिलकर, उदारवादी सोशल डेमोक्रेट, सोशल डेमोक्रेट, ये जो मैंने अभी नाम लिखे आपको दोनों पार्टी, वह सोशल क्रांतिकारी कार्यों ने इसको समाप्त करने की पहल शुरू की। इसको समाप्त करने की पहल शुरू की। किसको समाप्त करने की पहल शुरू की, तो जार को पहल की। इसमें क्या होता है कि भाई जो ड्यूमा है हमारी, जो संसद है, इसको वापस सत्ता मिले और जार पर उसका नियंत्रण बने। इस कारण कौन काम करने लगे, उदारवादी, सोशल डेमोक्रेट, सोशल क्रांतिकारी, इसको समाप्त करने के लिए पहल करने लगे। अब सोशल ये वगैरह क्या करने लगे, इनको काम करने। तो इनको समर्थन किसका मिला, तो समर्थन मिला इनको दो लोगों से। एक तो राष्ट्रवादी, ये राष्ट्रवादी कहां से है, ये है आपके
पोलैंड के राष्ट्रवादी, पोलैंड के आसपास के क्षेत्रों में जो राष्ट्रवादी थे उन्होंने समर्थन किया। वह जदीदियों ने, जदीदी कौन थे? जदीदी मुसलमान थे जो क्या चाहते थे? परिवर्तन। मुस्लिमों द्वारा इन्हें क्या दिया गया? समर्थन दिया गया। तो जदीदी मुसलमान और पोलैंड के जो राष्ट्रवादी थे उन्होंने इन लोगों को, उदारवादी वगैरह को समर्थन दिया कि ऐसा करते हैं कि भाई ड्यूमा को मजबूत करते हैं और ये जार का जो निरंकुश शासक है देश पर, इसको किसका क्या करते हैं? समाज को परिवर्तन करने का संकल्प करते हैं। 1904 में रूस की हालत बहुत खराब थी। क्या खराब थी? जो चीजें, जरूरी चीजें होती हैं उनकी बहुत महंगाई बढ़ गई और जो पहले लोगों की आय थी, आय में 20% गिरावट आई। आय में, लोगों की आय में 20% गिरावट आई। इसका मतलब महंगाई ज्यादा होगी तब लोगों का पैसा किसमें चला जाएगा? चीजें खरीदने में। इस कारण लोगों की आय कम हो जाएगी, तो 20% गिरावट आई। तो 1904 में बहुत हालत खराब थी। मजदूर हड़ताल पे जाते थे और जब मजदूर हड़ताल पर जाते थे तो कई बार जब जो कारखाना है या जो फैक्ट्री उनको काम देने के लिए काम नहीं था तो वो क्या करते थे? मजदूरों को वहां से नौकरी से निकाल देते थे। तो इसका विरोध करते थे मजदूर लोग। अब ऐसे कैसे क्या हुआ? एक फैक्ट्री थी उसमें से क्या कर दिया गया? मजदूरों को निकाल दिया गया। तो उन मजदूरों ने हड़ताल कर दी राजा के महल के सामने। तो पुलिस ने क्या कर दी? उसके ऊपर गोलियां चला दी जिसमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए। और ये घटना रविवार को दिन हुई। इसका नाम, इसको क्या कहते हैं? खूनी रविवार की घटना कहते हैं। और इसके साथ ही 1905 की हमारी क्रांति शुरू होती है। तो इस बात को हमें समझना है। खूनी रविवार की घटना देखते हैं। खूनी रविवार की घटना, ये जो खूनी रविवार की घटना है ये कब हुई? 22 जनवरी 1905 को। और रविवार था, इसका नाम रख दिया खूनी रविवार, ब्लडी संडे। तो खूनी का मतलब होता है उस दिन क्या हुआ? मजदूरों को मारा गया। हुआ क्या था? एक फैक्ट्री थी, रशियन फैक्ट्री थी, उसमें एक सोशल रशियन वर्कर्स की क्या थी? एक मजदूर थे, 4 मजदूर थे। उन 4 मजदूरों को नौकरी से निकाल दिया और जो काम करने के घंटे थे उनको कम कर दिया और वेतन को भी क्या कर दिया? लोगों का कम। क्योंकि मैंने क्या बताया, महंगाई बढ़ गई थी तो उनके पास देने के लिए वेतन नहीं था तो उन्होंने कम कर दिया, घंटे कम कर दिए। इसके खिलाफ उस टाइम 1904 में 1,10,000 मजदूर जो थे वो हड़ताल पर चले गए। इतनी बड़ी संख्या में मजदूर कहां पे चले गए? हड़ताल पे। अब खूनी रविवार की घटना कब होती है? देखो 22 जनवरी 1905 में। होता क्या है? एक पादरी था, यानी चर्च का पादरी था, पादरी गेपोन, उसका नाम है। गेपोन के नेतृत्व में विंटर पैलेस। विंटर पैलेस क्या है? ये जो राजा है यहाँ जार, इसका एक महल है। विंटर पैलेस के सामने जुलूस निकाला। सामने जुलूस का मतलब होता है इन लोगों ने हड़ताल कर रहे थे तो जो बहुत बड़ा एक क्या रैली निकाला, जुलूस निकाला। जिससे क्या हुआ? वहां की जो पुलिस थी, जार की जो पुलिस थी, उसने इन लोगों पर क्या कर दी? गोलीबारी। और गोलीबारी में 100 लोग मारे गए। गोलीबारी में 100 से ज्यादा मजदूर मारे गए। अब संडे का दिन था और संडे के दिन हो गया, 100 मजदूर मारे गए, उनका खून बहा। इस कारण इसको घटना को क्या नाम दे दिया? खूनी रविवार। ये बहुत इंपॉर्टेंट घटना है। रूस में खूनी रविवार की घटना कब हुई? तो आंसर होगा 22 जनवरी 1905 को। गोलीबारी, पादरी गेपोन के नेतृत्व में जो जुलूस था उसके ऊपर पुलिस ने गोलीबारी की और उसमें 100 मजदूर लोग मारे गए इसके लिए। और इसको कहते हैं, इसके साथ ही 1905 की रूसी क्रांति की शुरुआत हो गई। रूसी क्रांति की शुरुआत। अब रूसी क्रांति की शुरुआत हुई तो क्या हुआ? किसानों ने क्या किया? मजदूरों ने, किसानों ने हड़तालें करनी शुरू कर दी। विद्यार्थी विश्वविद्यालय नहीं जाने, स्टूडेंट जो थे कॉलेज जाते तो बंद कर दिया। टीचर्स वगैरह जितने लोग थे उन्होंने पढ़ाना बंद कर दिया, जिसकी वजह से बहुत क्या होने लगी? हालत खराब। तो यहाँ पे जो शासक है अब वो क्या मानने को तैयार हो जाता है कि भाई ड्यूमा की जो है उसकी बैठक को बुलाया जाए। ये जार इस बात को मान गया। ये क्रांति होगी तो शुरुआत हुई। तो इसमें हुआ क्या? स्टूडेंट्स विद्यालय जाने से मना करने लगे, टीचर्स, इंजीनियर, डॉक्टर्स सब ने काम करना बंद कर दिया। तब जो जार था, तब 1905 में क्या किया? जार ने वहां पर क्या किया? ये जो जार है ये परामर्श दात्री सभा, यानी जो इसको सभा परामर्श देती थी, ड्यूमा के गठन को स्वीकृति दे दी। इसने कहा आप लोग क्या कर दीजिए? ड्यूमा का गठन कर दीजिए, यानी ड्यूमा को गठन करने की स्वीकृति। पहले क्या था कि ड्यूमा गठित नहीं होगी, जार किसी की बात नहीं मानेगा, खुद के अनुसार कर। जैसे ड्यूमा गठित हो जाए क्या होगा? ये लोग जो सलाह देंगे वो जार माननी पड़ेगी। इसका जार ने इसको क्या दे दी? स्वीकृति। अब जैसे स्वीकृति दी तो उसी दौरान बहुत सारे ट्रेड यूनियन, बहुत सारे क्या बनने लगे? जो मजदूरों के संघ बनने लगे। लेकिन हुआ क्या? 3 माह के अंदर
3 माह में जार ने ड्यूमा के अधिकार छीन लिए, वापस ड्यूमा के अधिकार पुनः छीन लिए। अब तो वापस क्या नहीं रहा, वो उसने जो अधिकार दिए थे वापस ले लिए, और जो ट्रेड यूनियन जितने भी थे उनको क्या घोषित कर दिया, अवैध घोषित कर दिया। और जार ने क्या किया, जार ने रूढ़िवादियों को तीसरी ड्यूमा में शामिल कर दिया। तीसरी ड्यूमा क्या है, तीसरी ड्यूमा है मजदूरों की ड्यूमा में भर दिया। तो भरने का मतलब क्या, उसने सारे के सारे अपने लोगों को उसमें क्या कर दिया, चुनाव करवाए। तो चुनाव में गड़बड़ी करके क्या किया, उसने अपने लोगों को उसमें ड्यूमा में रख दिया। तो वो लोग जब ड्यूमा में रहेंगे तो ज्यादा क्या नहीं करेंगे, जार पर प्रेशर नहीं करेंगे। क्रांतिकारी जो थे, समाजवादी थे, उन्हें उनसे बाहर कर दिया। इस कारण ये जो 1905 की जो हमारी जो क्रांति है, ये शुरुआत में तो सफल टाइप रही, लेकिन बाद में क्या हो जाती है, वापस ड्यूमा खत्म करने के बाद में असफलता की ओर बढ़ जाती है। बस 1905 की क्रांति, मैंने पहले भी बताया कितनी क्रांति हुई वहां पे, 2। सेकंड कब हुई, 1917 में, और उसके बाद में हुई अक्टूबर में। तो ये जो 2 क्रांतियां बाद में पढ़ेंगे, 1917 वाली, पहले 1905 की क्रांति। हुआ क्या, रूस में जो 1905 में अगर हम बात करें, रूस में कैसा शासन था, निरंकुश। निरंकुश शासन में क्या होता है, जिसके ऊपर किसी का क्या नहीं हो, अंकुश नहीं हो। यूरोपीय जितने भी देश थे, चाहे वो फ्रांस हो, बाकी अन्य देश हो, वहां पे भी शासक हुआ करते थे। शासक सब जगह यूरोप में थे, लेकिन समस्या वहां ये नहीं थी कि शासक जितने भी यूरोपीय देशों, बाकी देशों में थे, फ्रांस वगैरह में, तो वहां पर उनके ऊपर उनकी संसद का अधिकार होता था। लोगों की जो सभा थी उसका क्या होता था, उसके ऊपर अधिकार। यहाँ रूस में क्या है, जो लोगों की परिषद है जिसका नाम ड्यूमा है, जिसको आज भी इनकी रूस की क्या है, संसद को ड्यूमा कहते हैं। ड्यूमा का जार पर नियंत्रण नहीं था, यानी उनका उसके ऊपर शासन पे अधिकार नहीं था। इस कारण जैसा जार निर्णय लेता था वो सब लोगों को मानना पड़ता था। अगर ड्यूमा का अधिकार होता तो लोगों का और मजदूरों का जो हित होता ड्यूमा राजा के सामने रखती, लेकिन जब राजा निरंकुश है तो उसकी बात, किसी की बात नहीं सुनता था। इस कारण उदारवादी, सोशल डेमोक्रेट, सोशल क्रांतिकारियों ने इसको समाप्त करने की पहल की। किसको समाप्त करने की पहल की, ड्यूमा लागू करने को, और जार की जो ये निरंकुश सही है, तानाशाही, इसको समाप्त करने के लिए। इनको समर्थन किसने दिया, पोलैंड वालों ने, जदीदी मुसलमानों ने। पोलैंड क्या, मैंने आपको बहुत सारे बताए, जो एक तो था नहीं, रूसी साम्राज्य बहुत से राज्य शामिल थे, तो उसमें से एक पोलैंड था। वहां के लोग जो राष्ट्रवादी थे वो, और जदीदी मुसलमान। जदीदी मुसलमान किसे कहते हैं, जदीदी मुसलमान उन्हें कहा गया जो क्या चाहते थे, परिवर्तन चाहते थे, यानी परिवर्तन चाहने वाले मुसलमानों से इन्होंने इनको समर्थन किया। तो 1904 में स्थिति और ज्यादा खराब हो गई, महंगाई बढ़ गई, लोगों की आय में गिरावट आई, मजदूरों को उनकी फैक्ट्रियों से निकाला जाने लगा। तो ऐसे कैसे 4 मजदूरों को एक फैक्ट्री से क्या कर दिया गया, निकाल दिया गया। तो इसके खिलाफ 1,10,000 जो मजदूर थे वो क्या चले गए, वहां पर हड़ताल पे चले गए। और ऐसी कैसी हड़ताल हो रहा था 22 जनवरी 1905 को, जिसको हम कहते हैं खूनी रविवार की घटना। हुआ क्या, 22 जनवरी 1905 को पादरी गेपोन के नेतृत्व में विंटर पैलेस, ये जार का महल था, इसके खिलाफ इन्होंने जुलूस निकाला। तो जार की जो पुलिस थी उसने इन लोगों पर क्या चला दी, गोलीबारी, और 100 मजदूर मारे गए। संडे को ये घटना हुई थी, इस कारण इसको कहते हैं हम लोग ब्लडी संडे, यानी खून भरा रविवार, खूनी रविवार की घटना कहा जाता है। तो इस दिन ब्लडी संडे कहते हैं। और इसी दिन से 1905 की रूसी क्रांति की शुरुआत हुई। वहां पे जो स्टूडेंट्स थे, वकील थे, जितने डॉक्टर, इंजीनियर, सबने इसका विरोध किया राजा का, जिसकी वजह से राजा ने ड्यूमा के गठन को मंजूरी दे दी। लेकिन कुछ महीनों बाद, 3 महीने बाद, जार ने फिर से इनके अधिकार छीन लिए, और जितने भी नए नए यूनियन बने थे, पार्टियां बनी थी, उनको क्या घोषित कर दिया, अवैध घोषित कर दिया। और जार ने जो ड्यूमा बनाई थी उसके अंदर रूढ़िवादियों को भर दिया। रूढ़िवादी कौन है, जो इस जार के शासन का समर्थन करते हैं वो लोग, और क्रांतिकारियों को बाहर करते हैं, क्योंकि उसे पता था अगर क्रांतिकारी और समाजवादी इसमें रहेंगे वो तो कल को क्या कर देंगे, रिवॉल्यूशन कर देंगे, कल को क्या कर देंगे, क्रांति कर देंगे। इस कारण उसने ऐसा किया। तो धीरे धीरे उनमें बदलाव होने लगा। अब हम आगे पढ़ेंगे कि भाई प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ 1914 से 1918 में, उसमें रूस का क्या योगदान था और उससे क्रांति को क्या फर्क पड़ा। फिर 1917 की जो क्रांति हुई उससे क्या हुआ, व्लादिमीर लेनिन की सरकार कैसे आई, और यहाँ पे समाजवाद कैसे पनपा, इन सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे।